नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कहा जाता है कि जिस घर में बेटियां होती है वहां बरकत होती है। कहते ये भी हैं कि जिस घर में बेटियों के आंसू बहते हैं वहां से खुशहाली चली जाती है। बेटियों को लेकर कई तरह की सोच हैं, जो कभी उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा करते हैं तो कभी उन्हें अधिकारों से बेदखल। हमारी कोशिश है हम इस कार्यक्रम के जरिए उस सोच को बदलें, और इसीलिए हम आपको मिलवा रहे हैं उन बेटियों से जो घर और परिवार में बरकत बनी है, उन लोगों से जिन्होंने इन बेटियों को खुशहाली का जरिया बनाया है। अब आपको मिलवाते हैं उस बेटी से जो ऐसे लोगों की आवाज सुन रही है जिनकी तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। जेल की सलाखों के पीछे बंद कैदियों के अधिकारों को बुलंद कर रही इस बेटी का नाम है सिस्टर मरियोला। हजारों लाखों लोग हैं हमारे देश में जो अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कानूनी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण जेल की सलाखों के पीछे ही दम तोड़ देते हैं। इन लोगों में से कुछ लोग निर्दोष भी होते हैं। ऐसे ही कुछ निर्दोष लोगों को कानूनी हक दिलाने का काम एक बेटी कर रही है। और इस बेटी का नाम है सिस्टर मरियोला। सिस्टर मरियोला अजमेर के प्रतिष्ठित सोफिया कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं और इसी कॉलेज से जुड़ी है जिले की सबसे बड़ी जेल की दीवार। इन दीवारों के पीछे बंद कैदियों की जिंदगी का दर्द सिस्टर को बार बार अपनी तरफ खींचता था। वे उन बेगुनाह महिलाओं को बेहतर जीवन देने का सपना देखती थी जो वकील का पैसा नहीं देने की वजह से बाहर नहीं आ सकती थी। अपने दिल की आवाज सुनकर सिस्टर ने निर्दोष महिलाओं को कानूनी मदद मुहैया कराने की ठानी। इसी ख्वाहिश के साथ 18 साल पहले शुरू किया गया ये काम अब इनके जीवन का मकसद बन गया है। जेल और यहाँ की महिलाओं के लिए वो अब उम्मीद की एक किरण बन चुकी है। ऐसी किरण जो दीवार के पीछे के अंधेरे से उन्हें बाहर लाती है, बेगुनाह महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उन्हें एडवोकेट मुहैया कराती है, फास्ट ट्रैक अदालतों की मदद मिल सके इसके रास्ते निकालती है। यही नहीं, कैदी महिलाओं के लिए काम के अवसर भी मुहैया कराती है। तो राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी में सामाजिक समरसता का प्रतीक बनी ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। जिंदगी जेल में बंद कैदियों के नाम करने वाली ये बेटी एक मिसाल है तो छत्तीसगढ़ की दो बेटियां लोक संगीत को जिंदा रखने का काम कर रही हैं। रायपुर नदियों और पठारों से घिरे इस मैदानी शहर को धान का कटोरा कहा जाता है, जो लोक संस्कृति को सहेजने की कोशिशों में जुटा दुनिया का पहला शहर बनने का रिकॉर्ड भी बना चुका है। और इसी रायपुर में सुरों को पिरोने का काम कर रही हैं यहाँ की 3 बहनें। गीतकार के हक की आवाज उठाने वाली ये बहनें सुर्खियों में उस वक्त आई थी जब दिल्ली 6 के मशहूर गाने ससुराल गेंदा फूल लिखने वाले इनके गुरु और उसे सुर देने वाले इन जैसे लोक कलाकारों की अनदेखी हुई थी। इन्होंने मांग की थी कि फिल्म में गाने को मिली सफलता में उस लोक कलाकार को भी हक मिलना चाहिए जो उसे सालों से सहेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक साधारण ब्राह्मण रसोइये की बेटियों के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर से ये मांग करना उतना ही साहस भरा काम था जितना 40 साल पहले गाने की शुरुआत करना। लेकिन उन परिस्थितियों में 9 बहनों में से सिर्फ रमा ही थी जिसने 10 साल की उम्र में ये शुरुआत अपनी माँ दर्शनी दत्त जोशी के साथ की। रमा की माँ भी उस वक्त रेडियो की क्लास 1 आर्टिस्ट थी और पिता राजकुमार कॉलेज में हेड कुक। लेकिन पिता की व्यापक सोच ने माँ के लिए रास्ते आसान किए तो बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है।
लोक संगीत और कलाओं के संरक्षण में जुटी जोशी बहनों का योगदान सांस्कृतिक जड़ों को सींच रहा है, तो उर्मिला भार्गव सफलता का एक और दूसरा नाम है। देश के उम्दा खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरी ये दीवार किसी स्टेडियम या स्पोर्ट्स क्लब का एहसास कराती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली ये दीवार दरअसल IFP पेट्रो प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री है। जितना अलग अंदाज इस फैक्ट्री की दीवारों पर नजर आ रहा है, उतनी ही अलग है यहाँ की मालकिन उर्मिला भार्गव। 37 साल पहले पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में कदम रखना भी उतना ही अलग फैसला था, लेकिन उर्मिला ने पति की मौत के बाद 70 के दशक में ये बड़ा फैसला अपने आत्मविश्वास के दम पर लिया था। 1973 में उर्मिला अपने पति के साथ दिल्ली आ गई थी, क्योंकि पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर पति का सपना था पेट्रो उत्पादों के क्षेत्र में काम करना। लिहाजा साहिबाबाद में सरकारी मदद से जमीन ली, भवन निर्माण का काम शुरू हुआ, ऑयल रिफाइनरी की नींव रखी और लोगों के तमाम सवालों को पीछे छोड़ते हुए इंडियन ऑयल, BPCL जैसे संस्थानों के लिए ऑयल रिफिलिंग का काम किया। नए उद्यमियों के सामने आने वाली भ्रष्टाचार से जुड़ी मुश्किलों से पार पाने के लिए उर्मिला ने अपने अनुभवों को किताब में उतारा। मथुरा के संपन्न परिवार की इस बेटी के पिता ने बाल विवाह के उस दौर में 23 साल की उम्र में शादी की थी, तो बेटी ने भी एक सफल उद्यमी बनकर परिवार और ससुराल का मान बढ़ाया। विधवाओं को लाचारगी से देखे जाने के उस दौर में उर्मिला ने मजबूती के साथ न सिर्फ अपने पति के सपने को पूरा किया, बल्कि ऑयल रिफाइनरिंग के क्षेत्र में अपना नाम भी स्थापित किया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। और आइए अब मिलवाते हैं आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी से जिसने विकलांगता को शिकस्त देकर दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई है। राजस्थान की बेटी, हरियाणा की बहू और आज देश का गौरव। अगर आप जिंदगी में कुछ कर गुजरने का सपना देखते हैं तो 44 वर्षीय दीपा मलिक की ये मुस्कुराहट आपकी उड़ान को नए पंख दे सकती है। घावों से हताश होने की बजाय कैसे उन्हें कामयाबी का जरिया बनाएं, ये आप दीपा मलिक से सीख सकते हैं। हर सूरत में खुश रहने वाले इस चेहरे के पीछे दर्द और सफलता की एक लंबी कहानी है। माता पिता की तपस्या से बचपन का वो दौर निकल गया और आर्मी ऑफिसर से शादी के बाद वो 2 बेटियों की माँ अपने घरेलू जीवन में बेहद खुश थी। लेकिन 1999 में एक बार फिर स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर की शिकायत ने दीपा की जिंदगी बदल दी। ऐसे में दीपा ने तय किया कि भले ही कमर के नीचे का हिस्सा काम न करे, वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। लेकिन अब लोग अपाहिज कहने लगे। ऐसे वक्त में दीपा ने बचपन के शौक को जुनून बनाया, खेलों की दुनिया में अपनी जगह तलाशी। कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ये खिलाड़ी अब व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के लिए आवाज बुलंद कर रही है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो देखा आपने, जिंदगी को हताशा में डुबोने की बजाय तैरना कैसे सीख सकते हैं। ये बताने के लिए खुद दीपा आज हमारे साथ स्टूडियो में है। वेलकम दीपा। इतनी परेशानियों के उस दौर से निकलकर आज सफलता के शिखर पर आप पहुंची हैं। कड़ी मेहनत आपने की है, लेकिन वो दौर जब आप बिस्तर पे थी, तब आपने ये फैसला वापस खेलों की तरफ जाने का कैसे लिया? कितना साथ परिवार ने दिया? आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं ये कहूँ कि परिवार ने साथ नहीं दिया तो बहुत गलत होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपंगता में जो एक इमोशनल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, शारीरिक जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही था, लेकिन अगर मैं इमोशनली भी टूट जाती तो शायद दोबारा कुछ भी करने का या इवन जीवन जीने का या मात्र कमरे में ही रहने का भी जज्बा चला गया होता।
तो परिवार का योगदान तो बहुत रहा। उन्होंने कभी मुझे अपंग महसूस नहीं होने दिया, या उन्होंने कभी अपने आप को मैं बोझ हूँ ऐसा महसूस नहीं होने दिया। लेकिन ये कैसे आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको विकलांग कोई ना कहे, इसके लिए इतने सारे प्रयास करने हैं? आप घर में रह सकती थी। मैं पैदाइशी अपंग नहीं हूँ। अपंगता से जो बार बार वास्ता पड़ा, तो जब जब अपंगता में आई, एक ही चीज सामने उभर कर आई कि सामाजिक धारणा अपंगों के प्रति और खासकर एक अपंग औरत के प्रति, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, तो जो एक एजुकेटेड माहौल भी था, वो भी मेरी इमोशनल हेल्थ पे शक करने लगा था, या उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ताउम्र ये कमरे में मर जाएगी, या क्या अब इसका विवाह चलेगा या नहीं चलेगा, या क्या ये एक अच्छी माँ बनेगी, क्या ये अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी। मतलब इतने सारे सवाल, एंड एक वो बार बार वही सवाल, अगर व्हीलचेयर पे देखे आपको जो भी मिलता था वो यही पूछता था, तबीयत कैसी है। तो मैं कई बार कहती हूँ कि तबीयत कैसी है भी मुझे बहुत चिढ़ मचती थी, क्योंकि अब ये मेरे लिए एक लाइफस्टाइल था। व्हीलचेयर पर रहना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो चुका था। तो जितना हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था या परिवार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उतना समाज नहीं कर पा रहा था। दीपा, आपके पिता को, आपके परिवार को आशंकाएं ये थी कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा। जी। ऐसे में आपके पति जो कि आर्मी में हैं आज भी, उनका क्या रुख था? उन्होंने किस तरह से आपका साथ दिया? उन्होंने किस तरह से आपका मनोबल बढ़ाया? मनोबल तो शायद उसी दिन बढ़ गया था जिस दिन ये पता लगा था कि मेरे रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है और अब इसे निकालते ही मेरी बॉडी पैरालिसिस में चली जाएगी। थोड़ा बहुत चलती हुई हालत में मैं अस्पताल पहुंची थी, और अस्पताल भी ऐसे समय पहुंची थी जब हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में थे, और बड़ी मुश्किल से हमारा 2 मिनट का एक वार्तालाप हुआ था। और उन्होंने मुझे देखा भी लगभग 4 महीने बाद मेरी सर्जरी के और मेरे पैरालिसिस के। लेकिन उस 2 मिनट की बात ने ही मुझे पूरे जीवन की एक एनर्जी दे दी कि तुम डोंट डाई ऑन मी, तुम मरना मत, सिर्फ जिंदा रहना, बाकी मैं तुम्हें हाथों पे लेके घूमूंगा। तो आई थिंक एक ऐसी एक्सेप्टेंस, और यही एक शायद हमारे जीवन से एक मैसेज भी है कि जब जब आप किसी का हौसला बढ़ाते हैं, जब जब किसी भी औरत को प्यार मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, और परिवार का एक सहयोग मिलता है, और सबसे बड़ी बात उनका भरोसा मिलता है हमारी क्षमता पर। जब मैं यमुना नदी तैरने निकली थी या मैं पहाड़ों में गाड़ी चलाने निकली थी, बहुत लोगों ने कहा था ये पागल हो गई है, ये नहीं कर पाएगी, और ये क्यों कर रही है। जब मैं मोटरसाइकिल पे अपना रिकॉर्ड बनाने निकली थी, तो ऐसे में अगर लोगों की बातें सुनकर या उनकी डाउट्स को अपने मन में लाकर अगर मेरे पति मुझे रोक लेते या वो मेरे अंदर ये भरोसा नहीं रखते, तो शायद आज मैं अचीवर नहीं होती। जी, तो खेलों की दुनिया में जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं तब आपने खेलना शुरू किया था, और उसके बाद कैसे आपने इस एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में, दुनिया में भारत का जो झंडा है उसको बुलंद किया, इसको समझेंगे दीपा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज और हमारे साथ हैं दीपा मलिक, जो कि दुनिया भर में भारतीय पैरा ओलंपिक खेलों का झंडा बुलंद कर रही हैं, और भारत में भी व्यवस्थागत खामियों को उजागर करने की आप लगातार कोशिश कर रही हैं। लेकिन दीपा, सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसका आपने खुद जिक्र किया कि आप एक ऐसे परिवार से थी जहां पूरी तरह से आप सक्षम थी, हर तरह से, आपको जरूरत नहीं थी कि आप घर से बाहर निकलें। आपने घर से बाहर निकलने का फैसला इसलिए किया कि लोग आपको बीमार न कहें, लेकिन वो एक शौक था सिर्फ कि आपको अपने आप को फिट रखना था। जी। लेकिन उस शौक से खेलों की दुनिया में बुलंदी तक पहुंचने के बीच का जो दूरी है, वो कैसे बांटी आपने? वो बांटी ऐसे कि शुरू के 2 साल तो शरीर समझने में लग गए, क्योंकि नए शरीर में नए ढंग से जीना सीखा, रिहैब ट्रेनिंग करी। लेकिन मैंने अपनी हॉबीज को, अपने पोटेंशियल को अंदर से झांका, तोला, और ये सोचा कि कौन कौन सी चीजें मेरा माध्यम बन सकती हैं ये बताने के लिए कि people on wheelchair are also human beings who are happy, who can be fit,
और आत्मविश्वास अगर हो तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंड ओवर बॉडी। जानना तो मैं ये चाहती हूँ और शायद मेरे देश के दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के बाद स्विमिंग पूल में उतरना, वो फैसला कैसा था आपका? उसमें किसने मदद की? आपके लोगों ने मना नहीं किया आपको? आई थिंक मेरी छोटी बिटिया बहुत डरती थी पानी में उतरने से, और मुझे बड़ा शौक था कि मैं उनको हर आउटडोर एक्टिविटी सिखाऊं। और उसने ये कहा कि मम्मी, जब मम्मी पानी में उतरेगी तो मैं पानी में उतरूंगी। तो उस दिन पता नहीं, एक माँ कहते हैं ना अंदर से मेरे को कहाँ से वो विचार आया, और मैंने कहा मुझे भी पानी में उतार दो। तो मुझे देखकर शायद मेरी बिटिया भी पानी में उतरेगी और ये एक्टिविटी सीखेगी। और जब मैं पानी में उतरी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तैर पा रही हूँ। तो कई बार हम अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाते हैं, और मुझे खुशी है कि मैंने पहचानने की कोशिश की। उस वक्त लोगों ने क्या बोला? स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आपके आसपास के, जब आप स्विमिंग पूल में जाती थी वहां पर भी लोग होते होंगे, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट मुझे किया? बड़ा मजा आता था उनका रिएक्शन देख के, क्योंकि पहले नेचुरली मैंने अपने लिए लॉन्ग फ्रॉक्स डिजाइन कर ली थी, क्योंकि घर से ही मैं कॉस्ट्यूम अंदर पहन के जाया करती हूँ। तो मैं व्हील चेयर पे जब बिल्कुल पानी के पास आ जाती हूँ, और अभी भी मैं जब भी कभी अपनी ट्रेनिंग के लिए भी जाती हूँ, और फिर मैं धीरे से वो रोब उतारती हूँ और लोग मुझे अंदर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखते हैं, और फिर 4 लोग मुझे पानी में उतारते हैं, तो लोग जितने भी स्विमिंग पूल में उस वक्त स्विमिंग कर रहे होते हैं वो रुक के, और आंखें उनकी बाहर आई होती हैं कि ये क्या कर रही है। और जो लाइफ गार्ड्स होते हैं वो झुंड बनाकर जहां पर मेरे को उतारा जा रहा था वहीं खड़े रहते हैं, और लगभग 5-10 मिनट वो मेरे पे ही नजर रखे हुए होते हैं कि इसका क्या होगा। लेकिन जब मैं 3-4 लेंथ नॉन स्टॉप कर लेती हूँ, तब वो जाकर अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं कि नहीं, शायद इसे तैरना आता है। जी, तो अब आप किस मेडल की तैयारी कर रही हैं? हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए। मैं अभी एशिया से एशियन गेम्स से साउथ कोरिया इंचियोन से सिल्वर मेडल और नया एशियन रिकॉर्ड बनाकर जैवलिन में वापस आई हूँ, जो कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप, थैंक यू, और ये मुझे क्वालिफिकेशन देता है वर्ल्ड चैंपियनशिप दोहा की तैयारी करने के लिए एथलेटिक्स की। सो अक्टूबर में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और वो मेरी एक बहुत बड़ी सीढ़ी होगा रियो ओलंपिक्स के लिए। सो उम्मीद करती हूँ कि मैं वो सीढ़ी भी पार कर पाऊँ। तो ओलंपिक की तैयारियों के लिए दीपा कितनी मेहनत कर रही है ये भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हमारे साथ हैं दीपा मलिक, 36 साल तक घर में रहने वाली वो बेटी जो अब ओलंपिक में जाने की तैयारी कर रही हैं, पैरा ओलंपिक। सबसे पहले कितना बड़ा सपना? सपना तो खैर 2 बार बहुत हाथ में आकर चला गया। बीजिंग के समय भी काफी करीब था, पर वो भी मिस हुआ, और लंदन ओलंपिक्स की एपिक्स की टीम में मैंने 2 साल दिल्ली रहकर मेहनत करी थी, लेकिन लंदन ओलंपिक्स का सपना भी मेरा टूटा। तो एक जिद है कि कम से कम एक ओलंपिक तो मैं अपने जीवन में खेलूं। अपने आप को प्रॉमिस किया था कि बाइकर हूँ, रैलिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो एक टैटू जरूर होना चाहिए। दीपा, आपके लिए तो मुमकिन था ये, आपके फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज इतने नहीं थे। आप मानेंगी नहीं मीना जी, मैंने अपनी इस जर्नी में 1 रुपया घर से नहीं लिया है। तो घर से आपने लिया नहीं, और बाहर से कहाँ से, कैसे मैनेज किया? बाहर से वही तो एक लड़ाई लड़ी, और बहुत खुशी है कि जीती भी। एट पार कैश अवार्ड्स की हरियाणा में भी पैरा ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी हैं उनको हमने एट पार अब कैश अवार्ड्स मिलने लगे हैं। जब पदक लाओ पद पाओ की एक नीति निकली, तो मैंने भी 43 इयर्स की एज में खड़े होके कहा कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कहाँ है। और ये अपने आप में हिस्ट्री है कि 43 इयर्स की एज में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना। तो एक असिस्टेंट जूनियर कोच का एक मेरे को औहदा दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो कुछ वहां से फंडिंग आती है। हरियाणा गवर्नमेंट को जरूर बधाई देनी चाहिए कि जी कम बहुत। से कम ऐसे आई थिंक अगर को... मैं हरियाणा से नहीं खेल रही होती तो शायद मैं इतने खर्चे सस्टेन नहीं कर पाती। हरियाणा सरकार को बधाई देता है कि कम से कम ऐसी बेटियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास उनकी तरफ से हो रहे हैं। और कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग मुझे नवीन जिंदल जी ने आगे आकर उसका भी मौका दिया, और
जिंदल स्टील्स में मैंने जगह जगह जाकर अपने मोटिवेशनल स्पीचेस दिए, जिसकी एवरेज में मुझे मोटिवेशनल स्पीकर की फीस मिली। दीपा, बहुत सारी युवा पीढ़ी यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई हैं जो कुछ करने की सोचती है, सपना देखती है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते। उन्हें बताइए जरा कि सपने पूरे करने के लिए क्या क्या प्रयास किस तरह से करने पड़ते हैं। कुछ सवाल हैं उनके। मैम, दिल में जज्बा और दिमाग में पागलपन हो, इंसान कुछ भी कर सकता है, वो आज आपने साबित कर दिया। थैंक यू। कुछ कविताएं लिखती हूँ, एक शुरू में आपने सुनाई थी, जो मेरा अपना मंत्र है, जो कि क्या सपना है तेरा मानव, बस निद्रा में ही भगा रहा दुख के दानव। निद्रा का सपना केवल एक मृग तृष्णा है, क्षण भर का चारु चंद्र, फिर निशा केवल कृष्णा है। सपने देख जागृत अवस्था में, बना उन्हें आदर्श, कायम कर उन्हें व्यवस्था में। दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो सुना आपने, निद्रा का सपना केवल एक मृग तृष्णा है, क्षण भर का चारु चंद्र, फिर निशा केवल कृष्णा है। सपने देख जागृत अवस्था में, बना उन्हें आदर्श, कायम कर व्यवस्था में। दीपा के साथ मिलकर हम भी व्यवस्था को बदलने का संकल्प लेते हैं। ऐसी दूसरी बेटियों की बाधाओं को कम कर सकें, इसके लिए भेदभाव रहित समाज बनाते हैं, जिसमें आप गर्व से कह सकें, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। तो लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसी ही बेटियों से अगले सप्ताह फिर मिलाएंगे आपको।